नमस्कार। एक बार फिर आप सब दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है ग्राउंड जीरो के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वक्त जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये आखिरी हिस्से का वीडियो है असम विधानसभा ओपिनियन पोल को लेकर। 4 हिस्से में हमने वीडियो बनाना तय किया था, 3 हिस्से आपकी नजर के लिए हमने पहले से रख दिया है। अब ये चौथा हिस्सा है। ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हिस्से में हम सेंट्रल असम यानी कि केंद्रीय असम की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जो मुकम्मल विधानसभा की तस्वीर बनने वाली है, नई विधानसभा की, जिसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर तो 2 मई के बाद ही होगी, 2 मई को होगी बल्कि नतीजों के दिन। लेकिन अनुमान के आधार पर, शशिनुमान के आधार पर हम आपसे आज ही बता देंगे कि वो तस्वीर, बड़ी तस्वीर कैसी होगी असम विधानसभा की। तो ये जो सिलसिला है ये सबसे आखिरी सिलसिला है और इसके बाद आने वाले वक्त में बंगाल पर भी बात करेंगे। फिलहाल केंद्रीय असम पर बात करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश की मुकम्मल तस्वीर पर। तो इस बातचीत की शुरुआत के लिए शशि भाई बहुत स्वागत। जी, सबका स्वागत है। शशि भाई, पहला सवाल तो यह बनता है कि सेंट्रल असम रीजन में आपने 7 जिलों को रखा है, कुल 32 विधानसभा की सीटें इस रीजन में है। जी, ये हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किन नेताओं की साख यहाँ दांव पर है? भाजपा के लिए हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार भाजपा को 20 सीटों पर सफलता मिली थी और इनके अलायंस पार्टनर असम गण परिषद को 5 सीट में सफलता मिली थी। 25 सीट में एनडीए को सफलता मिली, तो ये इलाका भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। वहीं पर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस इलाके में भाजपा की कुछ सीटों को कम किया जाए और जो पिछली बार उनका जो आंकड़ा था 5 सीट का, उससे वो आगे बढ़े। इस इलाके में 2 सीट एलडीएफ के खाते में आया था। तो मतलब आज के हम यूपीए की बात करें तो 7 सीट आया था, तो यूपीए चाहेगा कि 7 से आगे बढ़े। ये इलाका आता है हिमंता बिश्व शर्मा जी का। इस इलाके से वो आते हैं, भाजपा के बड़े नेता है, पहले वो कांग्रेस में थे। और इसी इलाके में एक और मंत्री आते हैं भाजपा के, अतुल बोरा जी। एक और मंत्री आते हैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी। ये जो पत्रकार है अर्नब गोस्वामी जी, इनके ये रिलेटिव हैं। इसी इलाके में असम गण परिषद के मिनिस्टर केशव महंता जी के भी इलाका आता है। और कांग्रेस के जो सांसद है प्रफुल्ल बड़लोई जी, जो भी चुनाव प्रचार में काफी छाए हुए हैं, उनका भी इलाका इसी क्षेत्र में आता है। और इसी क्षेत्र में इलाका आता है स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रिपुन बोरा जी का। जी ठीक है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण हिस्सा है कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। शशि भाई बता रहे हैं कांग्रेस की पकड़ इस हिस्से में अच्छी रही है और सीट भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस बात का जिक्र शशि भाई कर रहे हैं। तो सीधे सीधे कुल मिला के ये है कि 32 विधानसभा की जो सीटें हैं इस रीजन में, 7 जिलों के भीतर, वहां 20 सीटों पर 2016 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 5 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत मिली थी। 2 सीट एआईयूडीएफ के हिस्से रहा और 5 सीटों पर असम गण परिषद को जीत मिली थी। यह तस्वीर 2021 में जो बदलती है वो इस तरीके से बनती है कि 32 जो विधानसभा की सीटें हैं इसमें लोकसभा के लिहाज से अगर 2019 इलेक्शन के लिहाज से देखेंगे तो 21 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, 10 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त थी और 1 सीट पर असम गण परिषद की बढ़त थी। तो ये बड़ी तस्वीर है। लेकिन हम बात जैसा कि पहले भी करते आए हैं जिलावार और विधानसभा वार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कामरूप जिले की बात करते हैं शशि भाई। जी मां कामाख्या का नाम लेके इस जिले की शुरुआत करते हैं क्योंकि जब जी कामरूप जी का जिक्र होगा तो भगवती का जिक्र होगा। तो कामरूप में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2016 में 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2 सीट कांग्रेस की झोली में रहे और 1 सीट असम गण परिषद ने भी अपने कब्जे में लिया था। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को दोहराया, 3 सीटों पर बढ़त रही। कांग्रेस थोड़ी बेहतर हुई, 2 सीट से 3 सीट पर बढ़त बढ़ाती हुई दिखी 2019 में। एआईयूडीएफ, एजीपी और बाकी किसी का कुछ नहीं रहा। तो इस वक्त कामरूप जिले के इन 6 सीटों का गणित क्या इशारा कर रहा है शशि भाई? देखिए, इस जिले की जो 3 सीट है, पलासबारी, हाजो और कमालपुर, इसमें एनडीए जीत की ओर बढ़ रही है। मतलब हमारे ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है कि एनडीए चुनाव जीत सकती है। जो 2 सीट है बोको और चायगांव, वहां यूपीए को जीत मिल सकती है, मतलब कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। एक विधानसभा रंगिया में एनडीए और यूपीए के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां पर सीपीएम लड़ रही है यूपीए की ओर से, तो सीपीएम एवं भाजपा के पक्ष में कांटे का मुकाबला है रंगिया। मतलब आज की अगर हम बात करें ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीट यूपीए खाते में जा रही है और एक विधानसभा रंगिया में कांटे का मुकाबला है। जी ठीक है। और कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप महानगर पालिका के भीतर 4 सीटें हैं।
और इसमें बीजेपी 2016 में 3 सीट पर विजयी हुई थी, 1 सीट असम गण परिषद के जिम्मे रही, तो कुल मिला के एनडीए के हिस्से चारों सीट रही और लोकसभा में चारों सीट पर बीजेपी की बढ़त रही। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कामरूप में वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण जिला है बीजेपी के लिए। भाजपा के 3 मंत्री इस क्षेत्र से आते हैं, 4 सीट है, 4 में से 3 मंत्री आते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी का इसी क्षेत्र में, इसी मतलब जिला में आता है उनका विधानसभा। अतुल बोरा जी का भी इसी जिला में आता है। सिद्धार्थ भट्टाचार्य जो अर्नब गोस्वामी जी के रिश्तेदार हैं, उनका भी इसी जिले में आता है। तो ये जो जिला है कामरूप मेट्रोपॉलिटन, इसमें जो 4 सीट है, जालुकबारी, दिसपुर, गुवाहाटी ईस्ट और वेस्ट, चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट जो गुवाहाटी वेस्ट है वो एनडीए खाते में जा रही है। यहाँ एजेपी चुनाव लड़ती है, असम गण परिषद। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता मीरा बोरा ठाकुर गोस्वामी जी को टिकट दिया है। मतलब भाजपा की नेत्री कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और सीट पर कौन लड़ रहा है गुवाहाटी वेस्ट में? असम गण परिषद। तो यहां हो सकता है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता अंदर खाने अगर कुछ कर दे तो हो सकता है कि कांग्रेस से सीट जीत ले। हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी अगर माने तो जिले की चारों सीट एनडीए के खाते में जा रही है। एक बार फिर भाजपा अपने गढ़ बचाने में कामयाब हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी काफी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अतुल बोरा जी दिसपुर में भी काफी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सिद्धार्थ भट्टाचार्य जो लड़ रहे हैं गुवाहाटी, इस सीट की थोड़ी मार्जिन कम हो सकती है। और गुवाहाटी में जहां असम गण परिषद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हालांकि चुनाव जीतेंगे, लेकिन दिक्कत आ सकता है अगर भाजपा कार्यकर्ता अंदर खाने चले गए अपने, मतलब अपनी पार्टी के जो पूर्व प्रवक्ता है उनके साथ, जो कांग्रेस के टिकट पर मैदान जंग में। तो ये था कामरूप मेट्रोपॉलिटन के बारे में। जी ठीक है। और शोनितपुर जिले के भीतर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में शशि भाई 5 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट पर असम गण परिषद, मतलब 6 सीट एनडीए के पास ही रहा। और 2019 में 6 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तो इस वक्त 2021 में क्या शोनितपुर में फिर से वही तस्वीर है? देखिए, वर्तमान में भाजपा इस जिला में काफी मजबूत है। जिला की जो 4 सीट है, ढेकियाजुली, बरछाला, रंगापाड़ा और सूटी, यहाँ भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। जिले की जो 2 विधानसभा है, तेजपुर और गोहपुर, इसमें भाजपा कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। गोहपुर में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं रिपुन बोरा जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लड़ने के कारण यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो गया। वरना ये भी सीट भाजपा की कंफर्म थी, लेकिन जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट में हो गए तो यह उन्होंने इस सीट को कांटे के मुकाबले में फंसा दिया। और जब प्रियंका गांधी जी गई थी असम में, तो इन्हीं के क्षेत्र में गई थी, टी गार्डन वर्कर के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये काफी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं रिपुन बोरा जी, ये सीट निकाल लें गोहपुर। जी ठीक है। तो तेजपुर और गोह में कांटे का मुकाबला, और बाकी में भाजपा की जीत की संभावना है। जी विश्वनाथ जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में दोनों सीट बीजेपी ने जीत हासिल की, दोनों सीटों पर। 19 में भी बीजेपी की बढ़त दोनों सीटों पर बरकरार रही। 2021 में इन दोनों सीटों की तस्वीर क्या है? वर्तमान में भी जिला में भाजपा की स्थिति मजबूत है। जिले की जो दोनों विधानसभा, विश्वनाथ और बेहली, दोनों में एनडीए को सफलता मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है कि इस बार भी जिले की दोनों विधानसभा भाजपा जीत सकती है। जी ठीक है। मरीगांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस। 2019 में भी स्कोर कमोबेश वैसा ही रहा, 2 सीटें बीजेपी की बढ़त और 1 सीट कांग्रेस की बढ़त। 2021 में मरीगांव के वोटर्स का मन मिजाज किस तरफ इशारा कर रहा है शशि जी? 2021 में भी कांग्रेस वैसा ही परिणाम आने की संभावना है इस जिले में, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में आया था। जिला की जो 2 विधानसभा है, जागीरोड और मरीगांव, यहाँ पर एनडीए की जीतने की संभावना है। भाजपा चुनाव जीत सकती है। और एक विधानसभा जो लहरी घाट है, इसमें यूपीए की सफलता मिलने की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से सीट जीत सकती है। हमारे ओपिनियन पोल में ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। जी ठीक है। नौगांव बेहद महत्वपूर्ण जिला है, आध्यात्मिक तौर पर भी इस जिले की चर्चा अक्सर होती है। और 8 विधानसभा की सीटें शशि भाई है, सीटों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। ऐसे में 2016 में 3 विधानसभा की सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2 सीट पर कांग्रेस ने, एआईयूडीएफ भी 1 सीट हासिल कर पाई थी और 2 सीटों पर असम गण परिषद ने अपना पताका लहराया था।
2019 की बात करें तो 2019 लोकसभा के दौरान 2 सीट पर बीजेपी की बढ़त रही, 5 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और 1 सीट पर असम गण परिषद की बढ़त रही। 2021 विधानसभा के लिहाज से नौगांव जिले का मिजाज क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण जिला है कांग्रेस के लिहाज से। ये कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदोई जी का जिला है, उनका क्षेत्र है। और आपने बात किया, अगर 2019 की अगर हम परिणाम की बात करें तो इस एरिया में कांग्रेस को 5 विधानसभा में, इस जिला में 5 विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। हम वर्तमान में बात करें तो यूपीए को 4 विधानसभा में जीत मिल रही है। ढींग में कांग्रेस को, ढींग में यूडीएफ को जीत मिल रही है, बड़द्रोवा में कांग्रेस को जीत मिल रही है, रूपोहीहेट में बात करें तो कांग्रेस को जीत मिल रही है और समागुरी विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिल रही है। तो 4 विधानसभा में यूपीए का पलड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। और जो बाकी की 4 विधानसभा है, राहा, नौगांव, बरहमपुर इंपॉर्टेंट सीट है। यहां से जो असम गण परिषद के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार महंता जी, उनकी सीट होती थी, उनका टिकट इस बार असम गण परिषद ने काट दिया है, काफी चर्चा का विषय बना था। तो इस सीट में भी कांटे का मुकाबला है। और कलीबोर, तो 4 सीट जो है, राह, नौगांव, बरहमपुर और कलीबोर, इसमें एनडीए और यूपीए के बीच में कांटे का मुकाबला है और 4 सीट यूपीए के पाले में जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस जिले में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहा है। जी, आखिरी जिले के तौर पर इस रीजन में जो सबसे आखिरी जिला है 7वें जिले के तौर पर होजाई जिले के भीतर 3 सीटें हैं विधानसभा की। शशि भाई, 2 सीटों पर 2016 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 1 सीट पर एआईयूडीएफ ने पताका फहराया था और 2019 लोकसभा के दौरान बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए 2 सीटों पर बढ़त बनाए रखी, 1 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। होजाई की तस्वीर इस वक्त की क्या है आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक? देखिए, इस जिला की अगर बात करें तो हमारे ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहा है कि होजाई जिले की जो 2 विधानसभा है, जमुनामुख और लुमडी, इसमें यूपीए की सफलता मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है और 1 सीट होजाई में एनडीए का पलड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। जी, ठीक है। तो आखिरी में फिर से बता दें कि 32 सीटों पर हमने बात की सेंट्रल असम में। 32 में जो पुरानी तस्वीर है 2016 की, 20 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस, 2 सीट एआईयूडीएफ, 5 सीट एजेपी असम गण परिषद। अगर इस 5 और 20 को जोड़ लें तो 25 सीट सीधे सीधे 16 में एनडीए के पास और एआईयूडीएफ और कांग्रेस को जोड़ लें तो 7 सीट यूपीए के पास रहा। 2019 के लिहाज से 21 सीटों पर बढ़त रही, 21 प्लस 1 एजेपी की, 22 सीटों पर बीजेपी की बढ़त और 10 सीटों पर यूपीए की बढ़त। तो इस वक्त की जो तस्वीर है 32 में, वो तस्वीर कैसी है शशि भाई? देखिए, ये इस बार की जो तस्वीर है, मोटा मोटी जो लोकसभा में रिजल्ट आया था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता रिजल्ट आने की संभावना है। इस इलाके में जो सेंट्रल असम की हम बात कर रहे हैं तो एनडीए को 16 से 22 सीट मिलने की संभावना है और यूपीए को 9 से 14 सीट मिलने की संभावना है। ठीक है, अब वो वक्त है शशि भाई जब असम की बड़ी तस्वीर, विधानसभा की नई तस्वीर और बड़ी तस्वीर कौन सी होगी, कैसी होगी, वो बताने का वक्त है। और अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक पूरे असम की तस्वीर विधानसभा के लिहाज से कैसी निकल कर आ रही है। सीटों की, दलों की अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या के साथ अब हम ये बताने जा रहे हैं कि असम विधानसभा की पूरी मुकम्मल तस्वीर कैसी होगी। 126 विधानसभा की पूरी तस्वीर किस तरीके से दलों के लिहाज से निकल के आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं शशि भाई। आखिरी हिस्से में ये समझना चाहेंगे कि पिछले बार की अगर बात करें, एनडीए की स्थिति की पहले बात कर ले तो 60 बीजेपी और 14 असम गण परिषद, एक निर्दलीय की संख्या जोड़ ले तो 75 संख्या, क्योंकि निर्दलीय बाद में बीजेपी में आ गए, तो कुल 75 सीटें एनडीए के पाले में रही। कांग्रेस 26 सीटों पर, एआईयूडीएफ 13 सीट और बोडो पीपुल्स फ्रंट जो कल तक बीजेपी में के साथ थी, अब यूपीए का हिस्सा है, 12 सीटें बीपीएफ की और इसको अगर जोड़ लेते हैं तो 51 सीटें होती है यूपीए की। तो ये जो तस्वीर है 2016 के लिहाज से वो 75 और 51 का मामला है। 2021 के लिहाज से विधानसभा में यूपीए एनडीए की स्थिति क्या होगी?
देखिए, हमारे ओपिनियन पोल में जो निकल कर आ रहा है, काफी स्पष्ट रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है कि कौन सी घटक दल, कौन सा अलायंस सरकार बना सकता है। हमारे ओपिनियन पोल में निकल कर सामने आ रहा है कि एनडीए जो है उसको 47 से लेकर 68 सीट मिल सकती है, 47 से 68 सीट मिलने की उम्मीद है। जो यूपी है उसको 50 से 72 सीट मिलने की उम्मीद है। और जो अन्य है, यूनाइटेड रीजनल फ्रंट जो है, राइजर दल और असम जातीय परिषद, ये 0 से 3 सीट जीत सकते हैं। हम रीजन वाइज अगर हम बात कर ले तो सेंट्रल असम रीजन में 16 से 22 सीट एनडीए को आ सकता है, यूपीए को 9 से 14 सीट मिल सकता है। अपर असम में 19 से 28 सीट एनडीए को मिल सकता है, 4 से 12 सीट यूपीए को मिल सकता है, 0 से 3 के बीच में अदर्स को मिल सकता है, मतलब असम जातीय परिषद और राइजर दल को मिल सकता है। बराक वैली से हिल्स रीजन में 6 से 9 सीट एनडीए को मिल सकता है, 9 से 12 सीट यूपीए को मिल सकता है, और लोअर असम में 6 से 9 सीट एनडीए को मिल सकता है और 28 से 34 सीट यूपीओ को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हमने अध्ययन किया कि 47 से 68 एनडीए, 50 से 72 यूपीए और 0 से 3 अदर्स, मतलब जो यूनाइटेड रीजनल फ्रंट है वो। और आप अमिताभ जी, जितने हमारे साथ लोग ये सुनेंगे तो आखिर वो पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा गैप सीटों के बीच में आने का क्या कारण है। तो देखिए, इसका मैं आपको स्पष्ट कारण बता देता हूं कि जो सेंट्रल असम और जो अपर असम, बाराक वैली और लोअर असम था, इन चारों को अगर मिला दे तो 27 ऐसी सीट थी जिसका बताना काफी मुश्किल हो रहा था कि यह सीट कौन जीतेगी। अंतिम दिन तक इस पर रोचक संघर्ष देखने को मिलेगा और अंतिम दिन जो अपने वोटरों को घिस कर ले जाएगा, आप जानते ही हैं, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं हो जाता है कि चुनाव में किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो सेंट्रल असम में 7 सीट, अपर असम में 9 सीट, बराक वैली हिल रीजन में 5 सीट, लोअर असम में 6 सीट, कुल मिलाकर 27 सीट ऐसी हैं जिस पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। जी, तो सीधे सीधे ये मान लिया जाए कि ये 27 सीटें नई सरकार की दिशा तय करने वाली है कि आखिर सरकार एनडीए की होगी या फिर यूपीए की होगी। चलिए, इस बात से अलग आखिरी में ये हम समझना चाहेंगे शशि जी, सामान्यतः सरकार जिस भी घटक की रही हो, जिस भी दल का रहा हो या गठबंधन का, उसके प्रति लोगों के भीतर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर गहरा होता है समय के साथ साथ। एनडीए अपेक्षाकृत अपने परिणामों के कमोबेश आसपास ही दिख रही है, 16 के। तो एनडीए के संभलने की वजह क्या क्या है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही नहीं माना जाए या फिर संभलने की कुछ और वजह? एंटी इनकम्बेंसी थी ग्राउंड पर उतनी नहीं थी। जो सीएम साहब है उनकी अच्छी छवि है, सर्बानंद सोनोवाल जी की, और एक खास वर्ग में इनका अच्छा प्रभाव है। वहीं पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, इनका भी एक खास वर्ग में अच्छा प्रभाव है। और भाजपा के सरकार ने वहां पर तमाम काम किए हैं, खासकर फ्रीबीज योजनाएं जो है लोगों के बीच में तमाम वो किए हैं। कुल मिलाकर वहां 2 बड़े इशू थे अगर आप देखें, जिसको कांग्रेस भी यूटिलाइज करने का प्रयास कर रही है। एक तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा चाय बगान के जो टी कम्युनिटी वर्कर हैं उनका मिनिमम वेज। तो ये 2 इशू जो थे वो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा सा चिंतित कर रहा था। इन दोनों इशू को और भाजपा ने वहां पर टैकल करने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि चाय बगान के वर्कर जो बीजेपी के साथ थे जब हम ओपिनियन पोल कर रहे थे उस समय भी थे, लेकिन उसके जब वोट करने जाते हैं, जैसा कि एक खबर आ रही है, कोई स्ट्राइक कर सकते हैं अभी कुछ दिन में, तो देखना होगा कि जब वोट करने जाते हैं तो कितना बदलते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा ये जो 27 मैंने सीट बताया, इस पर थोड़ा सा परिणाम बदलेगा। फिर आप जब देखेंगे कि जो बराक वैली और लोअर असम है, वहां पर हम देखेंगे कि मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं का पोलराइजेशन किस प्रकार होता है, कैंडिडेट अपने नाम पर कितना वोट खींच लाते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ सीटों का परिणाम बदल देगा अंतिम दिन। जी, आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक जो मैं समझ पा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो के रिसर्च और ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस गेन करती हुई दिख रही है सीटों के मामले में 2016 की तुलना में। तो कांग्रेस अगर गेन करती है, जब कांग्रेस और एडीएफ का गठबंधन हो गया तो कुछ असम की ऐसी डेमोग्राफी है कि वो तो गेन होना ही था, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी, मेरा सवाल यही था कि क्या ये एआईयूडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से हो रहा है या फिर प्रियंका गांधी के जाने का भी कोई असर है क्या? नहीं, आप इन दोनों के बीच जो गठबंधन है उसके कारण हो रहा है। और कांग्रेस इस बार थोड़ा सा मुस्तैदी से भी चुनाव लड़ रही है। जो वहां कारभार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो काफी मुस्तैदी से वहां काम कर रहे हैं। जी, वाह, बहुत शुक्रिया। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सब के लिए ये सूचना कि ये असम विधानसभा ओपिनियन पोल के आखिरी हिस्से में इस वीडियो में हमने बातचीत की है। हमने विधानसभा वार भी आपको बताया है, सीटवार भी, जिलावार भी, और आखिरी में रीजन के बाद हमने पूरे प्रदेश की एक मुकम्मल तस्वीर आप तक रखी है। उम्मीद है ये तस्वीर आपको परिणामों में भी दिखेगी
और शशि भाई से जैसा कि हमने शुरू में ही पूछा था, तो 90% स्ट्राइक रेट का वादा था कि 90% सटीक होगा। मैं मानता हूं 90 से ज्यादा सटीक होगा। और आप सबसे दरख्वास्त यही है कि इसी तरीके से अपना स्नेह, सुझाव, सलाह, मशविरा देते रहिए। ग्राउंड जीरो के प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप सबका स्वागत रहेगा, जुड़ते रहिए। और आखिरी में कि बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी देश भर की निगाहें हैं, आपकी भी निगाहें होंगी, हमारी भी निगाहें हैं। वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल विधानसभा की भी एक मुकम्मल तस्वीर, जिस तरीके से हमने रीजन में बांट के आपको असम बताया है, उसी तरीके से बताए, वो सिलसिला भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। और हमारी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप नियमित तौर पर ग्राउंड जीरो पर आते रहें। नियमित तौर पर ग्राउंड जीरो पर हमारी सक्रियता भी बनी रहेगी। इसके साथ ही इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शशि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से शुक्रिया, हम सभी लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ हमारे जो वीडियो है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप सलाह दे रहे हैं उसको हम मान रहे हैं। थोड़ी सी कमी है हम लोग के पास, रिसोर्सेस की कमी है, जिसके कारण उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग को करना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे करने का। और जो हमसे जो दर्शक जुड़ेंगे उनके बीच में जितनी हम लोग की एक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी साख बढ़ेगी, उसके बाद हम क्राउड फंडिंग का भी प्रयास करेंगे। और जब क्राउड फंडिंग के माध्यम से दर्शकों का प्यार मिलेगा तो जितनी भी मांग होगी सभी मांगों को पूरी करने की पूरी प्रयास होगी। अंत में एक बार फिर सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी अमिताभ जी, चैनल की सदस्यता लीजिए, जितना संभव हो दोस्तों के बीच साझा करिए हमारी जानकारी। आपको अगर पसंद आ रही है, ना पसंद आ रही है, कुछ सलाह सुझाव है तो वो भी देते रहिए। और जो घंटी का निशान है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसी निवेदन के साथ इस बातचीत को यही विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबको असम पर ग्राउंड जीरो का ये काम जरूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद जी।